कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। किसी ज़माने में जब कोई कौम बदकार हो जाया करती थी, किसी ज़माने में जब कोई कौम ज़माने की बुराइयों में रंग जाया करती थी, किसी ज़माने में जब इंसान नाफरमानी पर उतर जाया करता था, तब कुदरत उसे मिट्टी में ढेर कर दिया करती थी। जिस मिट्टी से उनको बनाया गया था, ये दुनिया एक न एक दिन मिट जाएगी। इस्लाम में इसे क़यामत कहते हैं और हिंदू धर्म में इसे प्रलय कहा जाता है। हमारी इसी दुनिया में बहुत सी सभ्यताएं और बहुत सी तहजीबें आबाद हुआ करती थी, लेकिन जब उनमें फसाद, कत्ल और नाफरमानी का सिलसिला शुरू हुआ, तब आसमान से बिजली गिरने लगती थी और गुरूर में चूर इंसानों की बस्तियां नेस्त नाबूद हो जाया करती थी। जिस कौम ने जब जब कुदरत से नाफरमानी की है, तब तब उस पर कुदरत ने उस कौम पर अलग अलग तरीके से कहर ढाया। तमाम पैगंबरों ने जब अपनी अपनी कौम को तौहीद के रास्ते पर बुलाना चाहा, तब तब कुछ ही लोग थे जो उनके साथ खड़े थे, बाकी एक बड़ी आबादी गुस्ताख और बदकारों में शुमार थी। लेकिन जब उनको सही रास्ते पर आने की मुद्दत खत्म हो जाया करती थी, तब अजाब के आने का वक्त नज़दीक आ जाया करता था। कभी भूकंप की शक्ल में अजाब नाजिल होता, तो कभी ज़मीन से चश्मे उबल पड़ते, तो कभी ज़मीन से लावा निकलने लगता था। चाहे आप किसी भी मज़हब पर चलने वाले हों, लेकिन अगर आप ज़मीनों आसमान को पैदा करने वाले की नाफरमानी करेंगे, तो आज नहीं तो कल उसका कहर ज़रूर देखने को मिलेगा, जिसे रोकने की ताकत ना तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों में होती है और ना ही इंसान की कोई हिकमत काम आती है। सैलाब भी उसी कहर का नाम है जो अजाब की शक्ल में आसमान से नाजिल होता है। खूब बारिश का होना और फिर बारिश का सैलाब में तब्दील हो जाना बेशक अजाब इलाही है। इस वक्त दुनिया के कई हिस्सों में यह अजाब देखने को मिल रहा है। कौम आद, कौम लूत और कौम नूह तो बस एक बानगी है। जब जब आसमान पर काले बादल आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बारिश के बादल हैं, क्योंकि आपसे पहले जो कौमें हलाक हो गई, उन्होंने भी काले बादलों को देखकर खूब जश्न मनाया। लेकिन जब काले बादलों से पत्थरों की बारिश होने लगी, उन्हीं बादलों से जब आग बरसने लगी, उन्हीं बादलों से जब बेतहाशा बारिश होने लगी, तब इन्हीं काले बादलों की बारिश में जब इंसान डूबने लगा, तब उसे अपनी करतूत पर पछताने का वक्त नहीं मिलता। अज़ाब इलाही किसी भी वक्त दुनिया के किसी भी हिस्से पर कहर ढा सकती है। ठीक इसी तरह से हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में रब्बे जलाल का कहर बरस रहा है। यूँ समझ लीजिए कि पाकिस्तान सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। वैसे भी पाकिस्तान का कभी कोई सुनहरा दौर नहीं रहा। पाकिस्तान में सैकड़ों की तादाद में लोग बाढ़ में जान गंवा चुके हैं। इन सैलाब में अनगिनत लोग जख्मी हो चुके हैं। लोगों के पास अनाज नहीं, तन पर कपड़ा नहीं, जेब में पैसा नहीं, रहने के लिए घर नहीं और पालने के लिए मवेशी नहीं, बुनियाद इलाज नहीं, मरीज को दवाई नहीं, और इनके नेता आज भी चैन की मौज काट रहे हैं। कोई भी देश जब अपने लोगों को ज़रूरी मुद्दों से भटकाकर उनको मज़हब की तरफ धकेलने लगे, तब समझ जाइए कि उस नेता ने अपने कौम से गद्दारी की है। और पाकिस्तानी नेताओं का तो बाकायदा अपनी भोली भाली आवाम से गद्दारी का लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। पाकिस्तान में कोई करप्शन किंग है तो कोई करप्शन क्वीन। हर नेता दूसरे नेता से बड़ा चोर साबित होता है। सत्ता में बैठने वाला हर नेता पाकिस्तान के आवाम का खून चूसता रहता है। लोगों का ध्यान ज़रूरी मुद्दों से भटकाकर कैसे धर्म के नाम पर मूर्ख बनाने का काम पाकिस्तान में धड़ल्ले से होता है। इसकी सबसे ताज़ा मिसाल तुर्की का एक ड्रामा सीरियल है, जिसे कोरोना के दौर में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने सरकारी टीवी और यूट्यूब पर दिखाना शुरू किया, जिसका असर यह हुआ कि हर कोई अपने परेशानियों को भूलकर अरतुरुल गाजी देखने लगा। सोते जागते, उठते बैठते हर वक्त लोग तुर्क सरदारों को याद करने लगे और हर लड़की कापी किताब कलम को छोड़कर खुद को हलीमा सुल्तान समझने लगी थी। कोई कबीले की टोपी लगाकर पूरा पाकिस्तान ही तुर्की का गाना गाने लगा। लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान की सियासत किसी न किसी दीवार के पीछे छिपी रहती है और आज पाकिस्तान का अपना कोई वजूद नहीं है। हर पाकिस्तानी खुद को तुर्क सरदार समझ रहा है और पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाने वाले नेता पीठ पीछे खूब मौज करते नजर आ रहे हैं। वैसे भी पाकिस्तान की हालत आज नहीं तो कल श्रीलंका के जैसे होने वाली है। पाकिस्तान कभी सऊदी अरब पिट्ठू बन जाता है, तो कभी अमेरिका का, कभी तुर्की की पूंछ बन जाता है, तो कभी रूस का, तो कभी चीन का चमचा बन जाता है। आखिर कैसे सैलाब में डूब रहा है पाकिस्तान? आखिर कैसे तबाही के कगार पर खड़ा है पाकिस्तान? आखिर कैसे खुद को बर्बाद कर रहा है पाकिस्तान? आखिर कैसे पाकिस्तान पर आसमान से नाजिल है अज़ाब इलाही? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ।
हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान आज से 75 साल पहले भारत हुआ करता था, लेकिन भारत से अलग होने के बाद ना तो भारत के लिए लोगों के लिए लाहौर अपना है और ना ही पेशावर अपना है, ना तो रावलपिंडी अपना है और ना तो कराची अपना रह गया और ना ही फैजलाबाद। इसका ही नतीजा है कि आज भी भारत के लोग अपने उन पुराने शहरों को याद करते रहते हैं जिन पर कभी बंटवारे की मोहर नहीं लगी थी। आज खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान की हालत को देखकर दुखी हैं। पाकिस्तान में लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ की वजह से 1100 से ज़्यादा लोगों की हलाकत की खबर आ रही है, जबकि करोड़ों लोग सैलाब से मुतासर हैं। सैलाब की वजह से 1/3 पाकिस्तान पानी में डूब गया है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार दुनिया भर से हाथ फैलाकर मदद की गुहार लगा रही है। पाकिस्तान सरकार के क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर ने सैलाब को लेकर कहा कि मानसून की ज़्यादा बारिश की वजह से 1/3 पाकिस्तान बाढ़ का सामना कर रहा है। उन्होंने इसे 10 सालों का मॉन्स्टर मानसून बताया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आंकड़ों के अनुसार आर्थिक तंगी झेल रहे पाकिस्तान में ये सैलाब आफत बनकर आया है। वहीं तकरीबन 1600 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। एनडीएमए के मुताबिक सैलाब में 7 लाख से ज़्यादा जानवर मारे गए। सैलाब की तबाही में 3451 किलोमीटर की सड़कें, तकरीबन 150 ब्रिज तहस नहस हो गए। पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले हज़ारों लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है, लेकिन अभी तक सभी लोगों को रेस्क्यू नहीं किया गया। पाकिस्तान के अधिकारियों के अनुसार बाढ़ की वजह से पाकिस्तान के तकरीबन 3 करोड़ लोग प्रभावित हैं। हर 7 में से एक पाकिस्तानी बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ की वजह से कई इलाकों में सड़कें, इमारतें और ब्रिज टूटकर पानी में बह गए हैं। लोगों का हाल एकदम बेहाल हो चुका है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में कई हजार गांव ऐसे हैं जिनमें रहने वाले लोगों का पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से कनेक्शन पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि उनके इलाकों में नदी के तेज बहाव की वजह से सड़कें और ब्रिज तहस नहस हो गए हैं। वहीं पाकिस्तान की सरकार एक बार फिर दुनिया के सामने कटोरा लेकर भीख मांग रही है, जबकि इन्हीं नेताओं ने पाकिस्तानियों का खून चूसकर बड़े बड़े सुल्तान बन गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन और रईस बन गए और आज उन्हीं लोगों को सरकार पाकिस्तान में वापस आ चुकी है। जो लोग कुरान की कसम खाते हैं, रसूल का नाम लेते हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, इसके बावजूद इनका सांसद विधायक पैसों के चंद टुकड़े देखकर दुम हिलाने लगते हैं। नवाज शरीफ की पार्टी दोबारा सत्ता में मौजूद है, जबकि खुद नवाज शरीफ अदालत के जरिए सबसे करप्ट करार दिए गए हैं। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार दुनिया भर से मदद मांग रही है। बाढ़ से जूझ रहा पाकिस्तान में पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है और अब सैलाब ने कहर ढा रखा है। पाकिस्तान ने दुनिया भर से राहत फंड की मदद मांग की है। पाकिस्तान सरकार के प्लानिंग मिनिस्टर एहसान इकबाल ने कहा कि बाढ़ की वजह से पाकिस्तान को $10 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। मंत्री ने बताया कि ये सिर्फ शुरुआती अनुमान है, जो काफ़ी बड़ा है। देश में आधी से ज़्यादा कॉटन की फसल पानी में डूब गई है। फल, सब्जी और चावल की खेती पूरी बर्बाद हो गई है। ये अभी सिर्फ शुरुआती नुकसान है। ज़मीनी सर्वे के बाद ये और भी ऊपर जा सकता है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि पाकिस्तान में बाढ़ से हुई तबाही को देखकर दुख हुआ। हम पीड़ितों, घायलों और इसके प्राकृतिक आपदा से प्रभावित सभी लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। आपको बता दें कि दुनिया के बड़े बड़े देशों की करतूत आज छोटे और विकासशील देश भुगत रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग उन देशों की पैदा की हुई मुसीबत है जिन्हें हम सुपर पावर और अमीर देश कहते हैं, लेकिन हम सबकी दुआ है कि हर छोटे और कमज़ोर देश को ऐसी हालत में हौसला नहीं खोना चाहिए। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, बर्मा को आपसी मतभेद भूलकर नेटो की तरह अपनी संयुक्त सेना बनाने पर विचार करना चाहिए। इन देशों में यूरोपियन यूनियन की तरह एक मजबूत यूनियन बनाना चाहिए, जिनके बीच की सीमाओं को खत्म करके दुनिया के नक्शे पर राजनीतिक और आर्थिक तौर पर मजबूत संघ बनाने पर विचार करना चाहिए। वरना ताकतवर और कमजोर की लड़ाई बरसों से चली आ रही है और इस तमाशे में तमाशा बनने से बेहतर है कि एक प्लेटफॉर्म पर आकर खुद को मजबूत करे, वरना अजाब अक्सर उन्हीं लोगों पर आया करता है जो एकता और शांति पर यकीन नहीं करते हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है। वो ज़माने में मुअज्जिज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज्जिज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारीके कुरान होकर। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मिल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।